किसान भाइयों, विभिन्न रबी फसलों की कटाई गहाई का कार्य चल रहा है और किसान भाई इन फसलों की गहाई का कार्य थ्रेसर द्वारा करते हैं, जिससे किसानों को फसलों की गहाई करने में समय व खर्च दोनों की बचत होती है। लेकिन किसान भाइयों, थ्रेसर को उपयोग में लेते समय कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो किसान भाइयों, थ्रेसिंग करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटपुतली के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राम प्रताप यादव। किसान भाइयों को थ्रेसिंग करते समय सबसे पहले ध्यान ये देना है कि फसल के अंदर 12 से 15% से अधिक नमी नहीं हो, क्योंकि इससे अधिक नमी पे अगर करेंगे तो दाना टूटेगा और थ्रेसिंग साफ क्लियर नहीं होगी। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि थ्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले किसान भाई अपने कपड़ों को संभाल लें कि कोई भी ढीला कपड़ा, तौलिया, धोती या इस तरह का लुगड़ी चाल की वो आदमी उसके पास, थ्रेसर के पास नहीं जाए, क्योंकि इसका फैन बेल्ट या किसी भी तरह की गिरारी में आकर के और नुकसान होने का संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो इस तरह का ढीला कपड़ा पहन के थ्रेसर के पास नहीं जाए। दूसरा क्या है कि थ्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले सभी तरह की गिरारी, फैन बेल्ट, उनका मेंटेनेंस वगैरह का पहले ही देख लेना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर कहीं गड़बड़ होती है तो फिर एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। तीसरी ये बात ध्यान रखने की है कि जब भी फसल की थ्रेसिंग शुरू करें उससे पहले ये तय कर लें कि उसी फसल की निकालने की जाली लगी हुई है, ताकि आपका अनाज साफ निकले। किसान जहां तक संभव हो सके फसल की थ्रेसिंग दिन के उजाले में ही करें और रात के समय थ्रेसिंग करते समय प्रकाश का समुचित प्रबंध करें। थ्रेशर से गहराई का कार्य करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है, तो धुआं निकलने वाली नली के ऊपर चिंगारी रोधक यंत्र लगाकर ही प्रयोग करें। खलिहान को सुरक्षित स्थान पर बनाएं और खलिहान के पास पानी एवं रेत का पूरा प्रबंध करें। थकावट और नींद का असर होने की अवस्था में थ्रेशर पर बिल्कुल भी कार्य न करें। बिजली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए फसल को काट कर की बिजली की लाइनों से कम 50 फुट की दूरी पर रखा जाना चाहिए, ताकि अचानक होने वाले स्पार्किंग से निकलने वाली कोई चिंगारी कटी हुई फसल पर ना पड़े। ट्रांसफार्मरों के नजदीक सूखी फसल नहीं रखना चाहिए। चौथी जो बात है उसका ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों क्या है कि हवा का वेग तेज रहता है, तो सुबह शाम हवा का वेग कम रहने की संभावना, इसलिए जहाँ तक हो सके थ्रेसिंग का कार्य सुबह शाम या थोड़ा लेट आवर्स में करने की कोशिश करें। जब तेज हवा हो उस समय थ्रेसिंग ना करें, उसके दो नुकसान होंगे। एक तो हमारा चारा है वो उड़ जाएगा, दूसरा हमारे काम करने वाले जो किसान भाई हैं उनके शरीर स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जो उस समय महसूस नहीं होता, बाद में जो है उनको खांसी, जुकाम और एलर्जी की शिकायतें होती हैं। किसी भी प्रकार का नशा या जरा सी लापरवाही से जान माल की हानि होना लाजमी है। ऐसे में किसानों को थ्रेशिंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। किसान पतनाले को 2/3 भाग कवर करके थ्रेसिंग करे, ताकि हाथ को संभावित दुर्घटना से बचाया जा सके। यदि थ्रेशर के पहियों को जमीन में गड़ाकर खूंटियां लगा दी जाए तो और भी बेहतर हो जाता है। इस तरह से ध्यान रहे किसान भाई, थ्रेसिंग जब करते हैं उस समय अपने बोरी या कट्टा भरने का कार्य तुरंत ना करें, क्योंकि उस समय अनाज में नमी रहती है। तो अगर मौसम साफ हो तो हो सके तो उसी समय 1 या 2 दिन की धूप लगा करके फिर भंडारण के लिए अनाज को भरें, तो भंडारण के समय अनाज सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि भंडारण के समय अनाज में कम से कम 9% और अधिक से अधिक 12%, इससे अधिक अगर नमी रहती है तो भंडारण के समय भंडारण वाले कीट लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। किसान भाइयों, अगर आपने भेड़ पालन किया है तो इसे सफलता से चलाने के लिए ये जरूरी है कि इनमें आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी उपायों को अपनाया जाए, क्योंकि इनमें कुछ बीमारियां और पेट के कीड़ों की समस्या आ जाती है, जिससे भेड़ें प्रभावित होती हैं और भेड़ पालकों को कम फायदा होता है। इसलिए आप भेड़ों को ऐसी समस्याओं से बचाने के लिए कौन कौन से कार्यों को अपनाएं, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर जी.के. सिंह। रक्षात्मक हम बचाव बीमारी के संक्रमण से कैसे करें, जहाँ भेड़ रखते हैं भेड़ पालक वहाँ निसंक्रमण को किया जाए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, साफ सफाई वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई विषाणु और जीवाणु जनित रोग हैं जो भेड़ों में होते हैं। खास करके जैसे अभी जो समय है गर्मी में गला घोंटू की बीमारी भी हो सकती है, इसमें हम लोग टीकाकरण ही बचाव है।
इस समय हम लोग किसान भाई टीकाकरण अगर कराते हैं तो इस बीमारी से बचाव हो सकता है। दूसरा, खुरपका मुंहपका, इस बीमारी से बचाव के लिए हम टीकाकरण करवाते हैं। इसी मौसम में हम टीकाकरण करवाते हैं, क्योंकि ये जो जीवाणु और विषाणु जनित रोग है जो संक्रामक है, इस संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण ही उपयुक्त है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो केचुए का प्रकोप होना, क्योंकि हमारा भेड़ खेत में, चारागाह में चराई पे ही निर्भर करता है और इसमें केचुए का संक्रमण अत्यधिक होता है। इसीलिए भेड़ पालकों से अनुरोध है कि वह अपने भेड़ को 3 से 4 बार केचुआनाशी दवा, और वह भी अलग अलग ट्रेड जो भी बाज़ार में उपलब्ध है उसको लेकर के अपने पशु को पिलाएं समय अंतराल पे, जिससे केचुआ का नाश होगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ी बीमारी है जो पशुओं खास करके भेड़ बकरियों में होता है, वह PPR के नाम से जाना जाता है। यह भेड़ या बकरी प्लेग के नाम से जानते हैं। यह विषाणु जनित रोग है। इसमें मुंह में फफोले पड़ जाएंगे, अत्यधिक दस्त होगी और मृत्यु हो जाती है। यह विषाणु जनित रोग काफ़ी हानिकारक है, इसीलिए आप इसका टीकाकरण कराएं। एक बार टीकाकरण कराने से यह बीमारी 2-3 साल के लिए निजात पा जाते हैं। दूसरा, इंटेरोटॉक्सीमिया एक बीमारी है जिसे हमारे कुछ किसान भाई आंतों का जहर नाम से भी जानते हैं। यह जीवाणु जनित बीमारी है। यह जीवाणु भेड़ों की आंतों में पाए जाते हैं। यह योग भेड़ों के खाने पीने में अचानक परिवर्तन करने से या पशु का ज्यादा मात्रा में चारा दाना खा लेने से होता है, क्योंकि ऐसी दशा में जीवाणु में वृद्धि दर बढ़ जाती है। इस रोग के मुख्य लक्षण भेड़ों की अचानक मृत्यु होना, पेट में तेजी से दर्द, बेचैनी, पैर पीटना, दस्त होना इत्यादि है। तो आप इस रोग की रोकथाम हेतु प्रत्येक वर्ष ऋतु से पहले या फरवरी माह में ET वैक्सीन 2.5 मिलीलीटर चमड़े के नीचे भेड़ों को लगानी चाहिए। और सही तरह से रखरखाव भी इस बीमारी की रोकथाम में सहायक होता है। अगर हमारे किसान भाई इन बताई गई बातों को अमल में लाते हैं तो वह इस तरह की बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि स्वस्थ पौध की अधिक उपज का आधार होती है, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि कुछ किसान भाई अज्ञानतावश नर्सरी की शुरुआती अवस्था में सही तरह से देखरेख नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी नर्सरी कई तरह के कीट रोगों की चपेट में आ जाती है। तो आज हम इस समस्या के समाधान हेतु मृदा सौरीकरण तकनीक के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जो कि स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु बहुत ही लाभकारी तकनीक है। तो इसे आप प्रयोग में लाकर किस तरह स्वस्थ नर्सरी प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, मृदा सौरीकरण या कहें सॉइल सोलराइजेशन, यह भूमि शोधन करने का एक अच्छा तरीका है। इस प्रक्रिया से हम मृदा में उपस्थित नाशी जीवों पर काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं और यह छोटे स्तर या छोटे क्षेत्रफल के लिए काफी उपयोगी है। इस विधि से मृदा को उपचारित करके धान, फूल और सब्जी इत्यादि की पौधशाला उगा सकते हैं। अगर आप मृदा का सौर उपचार करके पौधशाला तैयार करेंगे तो उसमें न तो कोई कीट बीमारियां आएंगी और न ही खरपतवार उगेंगे। इस गर्मी के मौसम में जहाँ से उच्च तापक्रम होता है, तब इस विधि में भूमि पर पॉलीथिन बिछाकर हम तापमान नियंत्रित करते हैं। इस प्रक्रिया में पहले जिस भूमि पर नर्सरी उगानी है उससे पहले अच्छी प्रकार जुताई कर समतल बना लेते हैं तथा क्यारियां बनाकर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर सिंचाई कर गीला कर देते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके उपरांत उसे पारदर्शी 200 गेज की पॉलीथिन या काली पॉलीथिन की चादर से ढककर चारों तरफ से मिट्टी से दबा देते हैं ताकि पॉलीथिन के अंदर से हवा तथा वाष्प बाहर ना निकल सके। ऐसा करने से 5 से 10 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और इसमें लगभग 45 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है, जिससे भूमि में रहने वाले रोगजनक हानिकारक कीट और उनके अंडे तथा खरपतवार इस तापमान पर मर जाते हैं। किसान भाइयों, मृदा सौरीकरण की यह प्रक्रिया 10 जून तक की जा सकती है, क्योंकि इस समय वातावरण का तापमान अपनी चरम सीमा पर होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें उगने वाली नर्सरी का भूमि जनित रोगों एवं कीटों से काफी हद तक बचाव होता है। आवश्यकता अनुसार 4 से 6 सप्ताह बाद पॉलीथिन की चादर हटाकर मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई करके क्यारियां बनाते हैं। फिर
बीज की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप 4 से 6 सप्ताह से अधिक दिनों तक पॉलिथीन रखते हैं तो उसमें कठिनतम रोग, कीट व खरपतवारों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम इसमें नियंत्रण नहीं होने वाले खरपतवारों की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से नागरमौथा, दूब घास आदि का नियंत्रण इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हो पाता है। इसके अंतर्गत कुछ सावधानियों को रखने की आवश्यकता होती है। जैसे जहाँ पर मृदा सौरीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है वहाँ आप जुताई नहीं करें। यदि आप जितनी अधिक जुताई करेंगे इस प्रक्रिया का फायदा उतना ही कम मिलेगा। यहाँ पर हमेशा डिबलिंग, सीड ड्रिल विधि के द्वारा ही बुआई करनी चाहिए। मृदा सौरीकरण के जो परिणाम देखे गए हैं उसमें फसलों के उत्पादन से 60% तक वृद्धि दर्ज की गई है। अतः अगर किसान भाई यदि मृदा सौरीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आगे आने वाले 3-4 वर्षों तक उस क्षेत्र पर उगाई गई नर्सरी को कीट रोग मुक्त रख सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई मृदा सौरीकरण प्रक्रिया को अपनाकर आप रोग मुक्त, कीट मुक्त, खरपतवार मुक्त स्वस्थ नर्सरी पौध प्राप्त कर आप अपनी उपज में वृद्धि कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है सेवर जिला भरतपुर के कृषक नरेंद्र सिंह ने। यह आम के बागों में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अब आम में दाने, मटर के दाने जैसे फली आने प्रारंभ हो गए हैं। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई हमारे बौर आने के पहले तमाम प्रकार के छिड़काव इत्यादि अपने बाग में किए होंगे, लेकिन कुछ किसान भाई जो लेट जगे या बौर आने के बाद ये प्रयास करते हैं कि अपने खेत में कुछ दवा दें, कुछ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, तो उस समय इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बौर जब ख़त्म हो जाए, बौर के बाद पौधे में मटर के दाने जितना फली बन जाए, तब जो है हमारे किसान भाई उस पर छिड़काव कर सकते हैं। हमारे किसान भाई उसमें छिड़काव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर पानी में, और उसमें भी कोई कीड़ा मार दवा, इमिडाक्लोरपिड, क्लोरोपाइरिफास इत्यादि दवाओं का छिड़काव मिला के कर सकते हैं। इस समय जो है बहुत सारे कीट, व्याधि हमारे पौधे पर लगते हैं, जिनका कि उपचार, रोकथाम इन छिड़काव से हो जाता है। इस समय जो है भुनगा कीट, गुजिया इत्यादि तमाम प्रकार के कीट हमारे पौधे पे लगते हैं। अभी आपने जानकारी चाहिए कि पौधे से फल कम से कम गिरें। इसके लिए हमारे किसान भाई मेन रूप से हमें करना क्या है कि जब फलत आना शुरू हो जाए, हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि अप्रैल से लेके जून तक, मई जून तक हमें 4-5 सिंचाई कम से कम पौधे को करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे से फल का गिरना, सिंचाई का कम होना ये होता है। इसलिए किसान भाई हमारे विशेष रूप से ध्यान दें कि जब फल लगना शुरू हो जाए, मटर के दाने के बराबर आ जाए, तब 15-15 दिनों पे 2-3 छिड़काव, और इन 2 महीने के अंतराल में कम से कम 5-6 सिंचाई खेत की जरूर करें। NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का करना चाहिए या बोरेक्स 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव अप्रैल और मई महीने में जब फल मटर के दाने के बराबर हो तब करना चाहिए। इसको करने से फल जो है, फल अपने पेड़ पे टिके रहेंगे, उसका गिराव कम से कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आय हमारे किसान भाइयों को मिल पाएगा। हमारे बहुत सारे आम के बाग में देख रेख नहीं करते हैं, जिसके कारण बाग में बहुत सारे रोग लगे होते हैं, कीट लगे होते हैं। जैसे पेड़ों के तनों को छेदते हुए मंगर, इंडरवेला, ये जो है तने को छेद करके अंदर चला जाता है और अंदर ही अंदर ये जो है पेड़ को खराब करता रहता है, और इसको ऊपर से किसी भी प्रकार का छिड़काव इसमें काम नहीं करता है।
इसके लिए हमारे किसान भाइयों को करना ये चाहिए कि ये जिस छेद से घुसा है, अंदर छेद बनाते हुए घुसा है तने में, उस छेद को साइकिल की तीली, छोटा छेद हो तो साइकिल की तीली, बड़ा छेद हो तो सरिया और भी बड़े, उससे जो है साफ़ करके सबसे पहले उसकी सफाई करते हैं। सफाई करके उसमें कोई भी ऐसी दवा हम डालेंगे जो फ्यूम जो है वो फ्यूमिगेट हो, जो गैस बनाए। उसके लिए हम जो है ये पेट्रोल, मिट्टी का तेल और नुआन नाम की दवा भी डाल के ऊपर से उस छेद को मिट्टी से बंद कर देते हैं। जैसे ही मिट्टी से छेद को बंद करते हैं, दवा अंदर जाती है और गैस बनाती है, और कीड़ा जहाँ भी अंदर पड़ा होता है उससे उसका खात्मा हो जाता है और हमारा पौधा सुरक्षित हो जाता है। बहुत सारे कीट हमारे इस समय जब फल लगते हैं तो उस समय प्रभावी होते हैं। इसमें मुख्य रूप से फल छेदक भी कीट लगता है, फ्रूट फ्लाई जिसे बोलते हैं, जिसके कारण फल में सड़न वगैरह भी आ जाती है। इसके लिए हमारे किसान भाई ट्रैप बना सकते हैं, जिसमें जो है मिथाइल यूजेनाल 1 ml और 1 ml कोई भी कीड़ा मार दवा, और उसमें अगर गला केला मिल जाए, गला केला डाल के मिला के ट्रैप बना के पौधों पे टांग देते हैं, जिससे वो फल मक्खी जो है उसे अट्रैक्ट होके आती है। उसमें मादा कीड़े की गंध आती है और जितने नर होते हैं वो सारे अट्रैक्ट होके उसमें मर जाते हैं, और उसका लाभ ये होता है कि फिर उसका बढ़ाव नहीं हो पाता, उसका उन कीड़ों का फैलाव नहीं हो पाता, और जिससे हमारी फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन और आय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे किसान भाई अक्सर देखते हैं कि आम के बागों में आम के फल के नीचे काले धब्बे बन जाते हैं, ब्लैक टिप बोलते हैं इस रोग को। ये अमूमन आसपास जो ईंट के भट्ठे वगैरह होते हैं उनके कारण इस तरह की बीमारी इसमें पौधे में लगते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे किसान भाई प्रयास करें कि हमारे ईंट के भट्ठे हमारे बाग से दूर हों। उसको आम का गुम्बा रोग बोलते हैं। उससे जो है हमारी फलत काफ़ी नुकसान होता है। इसको रोकने के लिए हमारे किसान भाई उसको जहाँ से निकल रहा है उसको जड़ से काट के उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा मात्रा में है तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और इसके साथ नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के छिड़कने पे गुम्बा रोग से भी रोकथाम हो जाता है। इससे हमारा बहुत सारा आर्थिक क्षति रुक जाती है। अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। घर के आसपास फल सब्जियां उगाएं, सेहतमंद जीवन बनाएं। मृदा और जल संरक्षण पर तकनीकी सलाह।
हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।